24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। कौन 24 घंटे? अच्छा हाँ? अच्छा अच्छा तुम्हारा भी? अरे अच्छा मार के भागे हो। तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं है तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप डीएनए टेस्ट कराइए। और उस बीच में फोन से बात भी होती है, मैसेज में भी होती है। मैंने कई बार बोला कि यदि ऐसा है तो डीएनए तो होगा उसका ना। एक्चुअली ये मुझे शादी जो की थी, रेप की धमकी दे करके फंसा कर शादी की थी। बाद में पता चला कि इन्होंने ऐसे 5 और केस लोगों पे की थी, उत्तर प्रदेश, बिहार में, 2 राज्यों में। उसमें से 3 अधिकारी को हम जानते हैं, जिससे मेरी बात भी हुई है। उसमें से एक एसडीएम रैंक का भी अधिकारी है और सबको रेप के चार्ज आरोप लगाए 376 का, और सबसे पैसा वसूली की है। ये उन लोग कहते हैं, क्योंकि ये पैसा वसूली जब होता है तो कोई चेक में वगैरह तो नहीं देता, ये अनऑथराइज होता है, तो इसको कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ते नहीं है। तो मेरे आवास में सीधे घुस जाती है और उसके बाद धमकी देने लग जाती है कि मैं अभी एफआईआर करूंगी, अभी धरना दूंगी, अभी मैं सुसाइड कर लूंगी, अभी पेट्रोल जला लूंगी, शादी करो वो भी बनारस में जाके करो, और नहीं करोगे तो मैं रेप केस करूंगी। तो कई लोगों को समझाने के बाद, और झूठ बोल दिया कि मैंने एबॉर्शन भी कराया है। जो लास्ट टाइम जो झूठ का धमकी दी थी, क्या हमको भी डर लग गया कि कहीं झूठा फर्जी कागज बना लिया तो फिर जेल चल जाएंगे। बहुत नया नया चूंकि पुलिसिंग में ज्वाइन किया था, तो बहुत लोगों के समझाने के बाद लगा कि चलो इसका माँ बाप नहीं है, एक लड़की है, शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको उनको लगता है कि उनके साथ मेरा इस तरह संबंध है? शुरुआत इन्होंने मेरी 2 भतीजी के साथ किया, मेरे 3 भाभी के साथ किया, मेरी कुछ चचेरी बहनों के साथ किया। इनको जिससे लगता है कि इसको बोलने से इसको थोड़ा शर्म लगेगा, डर लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उसके साथ ही वो संबंध बनाने का आरोप लगा देता है। यही इसका ड्रामा है, इनका और कुछ नहीं है। किसी तरह से हमको नीचा दिखाना, हमसे पैसा वसूल करना, हमको एक समाज में प्रतिष्ठा छवि को धूमिल करना। कहीं ना कहीं किसी तरह से राजनीतिक विद्वेष से भी कहीं ना कहीं ये फीड किया जा रहा है, इसको उकसाया जा रहा है और मुझे इसको बर्बाद करने के लिए कहा जा रहा है। इतना आक्रामकता जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई उसके बाद से इसकी बढ़ी है। मतलब यहाँ दोबारा जब पोस्टिंग हुई, हाँ, परमानेंट जब हो गया। हाँ, देखो नोच दियो तुम, देखो देखिए नोच के भागी है अभी देखिए नोच के भागी है, पूरा वीडियो बन रहा था। अब देखिए यही करके पूरा दुनिया में ये करती है। और देखो देखो हमने उसको कुछ किया है। गांव की पगडंडियों से निकलकर एक लड़का दिल्ली जाता है, बहुत कष्ट और कठिनाइयों के बीच वो पढ़ता है, डीएसपी बनता है। उसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी होने के दौरान चर्चा में आता है। चर्चा इस बात की होती है कि एक मंत्री जो वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनकी गाड़ी को रोक देता है और यह कानून का हवाला देते हुए गाड़ी को आगे जाने नहीं देता। मामला था जब लाल बत्ती हटी थी, तो लाल बत्ती लगा ही हुआ था ये मामला, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद वो लड़का चाहता ये है कि जैसे वो कष्ट से पढ़कर आगे निकला है, यहाँ तक पहुंचा है, तो बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो गरीब, दलित, आदिवासी जो मजबूर लोग हैं उनके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाता है, ग्रामीण आईएएस के नाम से। उनको यूट्यूब पर पढ़ाता है और चर्चा में फिर आता है। दूसरी बार ये चर्चा में आता है। अब फिर वो लड़का विवादों में है, चर्चा में है। आरोप उसके ऊपर है कि वो पत्नी के साथ मारपीट करता है, पत्नी को प्रताड़ित करता है, और इसके साथ भी इनकी पत्नी आप हाथ में देख सकते हैं, चोट है। हमारे साथ रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक हैं। फॉलोवर के मामले में ये राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे ज्यादा है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो। ज्ञान के मामले में आप इनका यूट्यूब चैनल ग्रामीण आईएएस आप देख सकते हैं, वहां पता चल जाए किस तरीके से ये वहां पढ़ाते हैं। फिलहाल अभी कई दिनों से इनका चैनल में भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं जो मामला पूरा विवाद में। दादा आपका जोहार, स्वागत है। जोहार जोहार। विवादों से लगता है आपका रिश्ता बहुत गहरा है। कभी मंत्री को कानून बताते हुए, कभी गरीब, असहाय, मजबूर बच्चों को पढ़ाते हुए, और अब जो प्रताड़ना वाली मामला है, इस पे क्या कहेंगे? इसको विवाद ना करके यदि ये कहें कि ये चर्चा में हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो भी मैंने किया है कानून को दायरे में रह के ही किया है। कभी भी ऐसा काम नहीं किए हैं जो कानून के खिलाफ मैंने काम किया है। आप देखेंगे यदि मेरे फेसबुक वाल को, ट्विटर को देखेंगे, तो मैंने जब भी ज्वाइन किया है उस बीच में समय समय पर मैंने ट्वीट करके, फेसबुक में लिख करके बताया है कि किसी प्रकार की कोई यदि धोस, गुंडागर्दी, किसी प्रकार की कोई अन्याय, किसी प्रकार की यदि कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और मैं यहाँ 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। कोई छुट्टी नहीं, कोई किसी को संडे नहीं। इसीलिए क्योंकि मैं उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ और हर लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय हो और उसे किसी प्रकार का भागदौड़ ना करना पड़े, उसके लिए मैं रात दिन लगा रहता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सच के मार्ग पे चलता है, जो कोई ऑनेस्टी के मार्ग पे चलता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है।
उन्हीं दिक्कतों का एक कारण रहा है कि किसी न किसी कारण से चर्चा में हम बने रहते हैं। जहाँ तक परिवार की बात है तो मैं आप पूछिए, मैं उसके बारे में एक-एक चीज़ का मैं जवाब दूँगा। आप पर आरोप है कि आप मारपीट करते हैं अपनी पत्नी की। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि मेरे पूरे पुलिस विभाग में एक विभाग का एक व्यक्ति का कुनबा नहीं है। यदि मैं अपने रामगढ़ ज़िले की बात करूँ तो कम से कम 200 ऑफ़िसर्स होंगे। तो यदि मैं ये झूठ बोल दूँ आज आपके सामने कि मैं किसी को, अपराधी को, थप्पड़ को, अपराधी को, चोर को, किसी भी बदमाश आदमी को थाने में आने के बाद कस्टडी में मैं मारता नहीं हूँ, थप्पड़ नहीं मारता हूँ, तो मुझे बहुत ठोकेंगे। तो मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं बड़े-बड़े क्रिमिनल तक को एक थप्पड़ तक नहीं मारा हूँ। डंडा तो बाद की बात आती है, मैं एक थप्पड़ नहीं मारता हूँ। तो जो एक अपराधी और क्रिमिनल को थप्पड़ नहीं मारता और मैं गर्व के साथ ये चैनल के सामने बोल रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं महिला को मारूँगा? ये पूरी तरह से बनावटी और तथ्य से परे और एकदम बिल्कुल फर्जीवाड़ा और हमको नीचा दिखाने के उद्देश्य से इनका आरोप लगाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पत्नी तो रो रो के कहती है आप उनका पर्स ले लेते हैं, एटीएम ले लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। वो लाइव आके बोलती है, हर बार देखा गया है। देखिए, तो उसका अकाउंट चेक किया जाए। आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको पिछले 24 महीने का स्टेटमेंट दूँगा। केवल पॉकेट मनी के रूप में उसको 10,000 दिया जाता है। मेरे साथ रहती है, मेरा गाड़ी, घर, खाना-पीना सब कुछ, बच्चे का टोटल चीज़ का जो अरेंजमेंट मेरे द्वारा होता है और हर महीने उसको सिर्फ पॉकेट मनी के लिए 10,000 दिया जाता है। यदि आपको लगता है तो उनको बोलिए कि आप 24 महीने का वो अकाउंटेंट अपना अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाए। मैंने कोर्ट में दे दिया है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचते हैं, क्या रहता है, वो कोर्ट के शरण में है, हमने दिया है। उनसे पूछिए, उनसे माँगिए कि उनके अकाउंट में कैसे-कैसे, कहाँ क्या पैसा का ये होता है। उसको हमेशा से सब कुछ दिया है, लेकिन वो केवल उसका ड्रामा है, हमको नीचा दिखाने के लिए। और करोड़ों-करोड़ रुपए की उसकी माँग होती है, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। ये उनकी एक जो है पैसों की हवस, यदि हम कहें तो बुरा नहीं होगा, बस एक पैसों की हवस है। इसी के लिए किसी न किसी कारण से हमको बदनाम करना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती है। ये आज नया नहीं है, 4 साल से आप लोगों का ये जो माहौल है, इसका चर्चा पूरे राज्य के अंदर। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? देखिए, जब मैं डीएसपी बना, डीएसपी बनने के मुझे लगता है 1 हफ्ता के बाद मुझे फेसबुक से इन्होंने दोस्ती किया। फेसबुक से दोस्ती करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि मुझे सिविल सेवा के बारे में मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप मार्गदर्शन मुझे करें। तो उससे पहले चूँकि मैंने सैकड़ों लोगों को इस तरह मार्गदर्शन किया था, आप भी उसके बाद भी देख सकते हैं कि मैंने ग्रामीण न्याय में मैंने किया है। तो एक दिन जुडिशियल ट्रेनिंग अकादमी जो हमारे रांची में है, ट्रेनिंग के लिए बीच में मुझे याद है कि शायद जॉइनिंग के 3-4 महीने 5 महीने बाद कुछ हुआ होगा। तो मैं वहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग में आया हुआ था और जब भी मैं कहीं जाता था, मेरे साथ-साथ कोई और बैचमेट जो थे, वो लोग अपना स्टेटस फेसबुक में लिखते थे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज ये है, तो मेरे 2 दिन की ट्रेनिंग है। तो जब मेरा दूसरा दिन था, तो वो दिल्ली से फ्लाइट से रांची आके मुझे फ़ोन करती है कि मेरे यहाँ चाचा के यहाँ आया हुआ था, तो मुझे कृपया आप मार्गदर्शन करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, लालपुर चौक है रांची में, उस चौक में मैं वहीं बैठा था। मतलब आप बोलिए, अब मैंने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या है। वहीं पे आधा 1 घंटा मैंने बात किया हुआ, चाय पिया होगा। उसके बाद वो चली जाती है, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 1-2 महीने के बाद मेरे ट्रेनिंग अकादमी में आती है और ट्रेनिंग अकादमी में आके कहती है कि मैं मुझसे शादी करो, तुम मुझे बुलाए थे, तुम मुझसे मिले थे, किसी न किसी कारण से तुम्हारे अंदर कोई शक करना रहा होगा, तब तुम मुझे बुलाए थे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसके बाद जब वो धरने देने की बात करने लग गई ट्रेनिंग अकादमी में और बोला कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, तो मैं डर करके जाकर के उसको समझाने के लिए उसके होटल में गया था। होटल में लगभग आधे 1 घंटे मैंने समझाया, तो बहुत ही प्यार से समझ गई और कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली जाती है। और ठीक 1 महीने बाद मुझे फ़ोन करके बोलती है, उस बीच में मैसेज चैटिंग होते रहता था, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप डीएनए टेस्ट कराइए। और उस बीच में फ़ोन से बात भी होती है, मैसेज में भी होती है। मैंने कई बार बोला कि यदि ऐसा है तो डीएनए तो होगा उसका ना। और उसी चीज़ को आज मेरे जो अभी बच्चा बिकी है, उसके बारे में उस चीज़ को, तथ्य को यूज़ करती है वो, कि मैं बच्चा के लिए डीएनए की बात कर रहा था। तो जब इस तरह आपने लेकिन शादी से पहले मैंने बोला था, बिल्कुल मैंने बोला था। तो मैंने कहा कि जब मेरे से कोई संबंध नहीं है, तो जो भी बच्चा है प्रेगनेंसी में भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, आप डीएनए कराओ, बताओ उनको, सजा दिलवाओ। तो मैं काफ़ी अड़ गया, लेकिन बीच में ट्रेनिंग अकादमी में यदि रेप केस होता है, इस तरह के गंभीर आरोप, प्रेगनेंसी और एबॉर्शन का आरोप लगता है, तो बेहद गंभीर मामला होता है। कई लोगों ने समझाया कि नहीं, इसको किसी तरह से मैनेज करके रखो, अभी समझा कर रखो। तो उस बीच में मुझे भी प्यार का नाटक करना पड़ा, आई लव यू वगैरह जो भी लिखते हैं मैसेज में, मर जाऊंगा, जो भी समझ सकते हैं आप। मैंने किसी तरह ट्रेनिंग करने के लिए ये ड्रामा मैंने भी किया, माहौल को शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत वायलेंट और बहुत हिंसक प्रवृत्ति की वो थी। तो किसी तरह से होने के बाद जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होकर जब रामगढ़ में मैं प्रोबेशनर डीएसपी के रूप में आया, तो मेरे आवास में सीधे घुस जाती है
और उसके बाद धमकी देने लग जाती है कि मैं अभी एफआईआर करूंगी, अभी धरना दूंगी, अभी मैं सुसाइड कर लूंगी, अभी पेट्रोल जला लूंगी, शादी करो वो भी बनारस में जाके करो, और नहीं करोगे तो मैं रेप केस करूंगी। तो कई लोगों के समझाने के बाद और झूठ बोल दिया कि मैंने एबॉर्शन भी कराया है। लास्ट टाइम जो झूठ का धमकी दी थी, क्या हमको भी डर लग गया कि कहीं झूठा फर्जी कागज बना लिया तो फिर जेल चल जाएंगे। बहुत नया नया चूंकि पुलिसिंग में ज्वाइन किया था, तो बहुत लोगों के समझाने के बाद लगा कि चलो इसका माँ बाप नहीं है, एक लड़की है, शादी करने से कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, इमोशनल व्यक्ति था, गांव घर से था, कर लिया शादी। लेकिन शादी करने के बाद उसका जो एक्चुअल ड्रामा शुरू होता है, गाड़ी घोड़ा बंगला घर की जो संपत्ति है, फिर कोई अपना नहीं होता, अपना हिस्सा ही कर लो, मतलब तरह तरह का मुझे उसका इंटेंशन समझ में आ गया कि इसको पैसा और संपत्ति के लिए उन्होंने मुझे फंसाई है। तो जब उसके बाद हिंसा झगड़ा झंझट बस नेक्स्ट डे से ही शुरू हो गया। पूरा जब करने लग गई तो मैंने क्या किया, जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस कोर्ट में डाला। और पहले आपने केस किया? हाँ, कोर्ट में डाला। तो उसके अगले दिन उन्होंने मुझे 498 का केस, इतना दिन तक सिर्फ धमकी दिया गया, बस, केस बस, किया नहीं गया। सबसे पहले आप मैंने कोर्ट गया कि मैं इससे अलग रखिए, डाइवोर्स के लिए नहीं, सेपरेशन के लिए कि 2 साल ठीक रहेंगे, यदि ठीक हो जाएगा तो बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने 498 का केस कर दिया, फिर डीवी एक्ट का केस कर दिया। 2 केस मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कर दिया। पहले आपने किया, उसके बाद 2 किया केस उन्होंने। उसके बाद मैं भी अड़ गया था कि ठीक है मुझे जेल जाना पड़े, जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे महिला आयोग की अध्यक्ष जो कल्याणी शरण है, आप चाहे तो निश्चित रूप से आपको उससे बात करनी चाहिए। वो काफी लंबे समय तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही। उनके काउंसलिंग के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के रहो, एग्रीमेंट करके रहो, साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा काउंसलिंग चला। फिर बहुत समझाने के बाद उनके ही कस्टडी में या उनके ही जुडिशियल में या उनके ही सुपरविजन में कहिए तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिए, फिर रहे। उन्होंने ये 7 दिन तक सर्किट हाउस में उभी रही थी कि बच्चा भी पैदा करो, ये वो मैम का कहना था। आप चाहे तो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसी समय से फैमिली भी प्लानिंग हो गया। तो मैंने जो भी होना था, जो आप समझ सकते हैं, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वीडियो और फोटो मीडिया में सब वायरल हो गया कि हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डीएसपी का घर बच गया। उसी बीच में एक एसडीएम रैंक के अधिकारी यूपी के मुझे फोन करता है कि मैंने मीडिया में कुछ देखा, हमको लगा कि वही लड़की है जो मुझे फंसाई थी कभी। अच्छा। तो मैंने कहा आपको क्या डिटेल है, तो उन्होंने 5 लोगों का जो केस जो था वो डिटेल मुझे उसी समय दिया। ये बात 2018 के एंड की है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 2000 लगभग 22 जनवरी यानी 4 साल तक वहां कर सकते हैं, मैंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, बाहर नहीं किया। मैंने सोचा कि महिला है, जान जाएगी तो दूसरे तरह का उस पर नीचा हो जाएगा, समाज के सामने। अच्छा, मतलब कॉम्प्रोमाइज आप लोग का हुआ, मीडिया में खबरें चली क्योंकि चर्चा का विषय था सब कुछ। उसके बाद यूपी से एसडीएम ने आपको फोन किया कि मेरे ऊपर भी आरोप ये पहले लगा चुके हैं। रेप किसकी थी? अच्छा। तो मुझे जब सारा डिटेल मिला उसके बाद भी उस डिटेल को मैंने कभी भी चर्चा नहीं किया। वेरीफाई किए, क्रॉस वेरिफिकेशन वेरीफाई मैंने कर लिया है, उसका सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल लिया है। वो इस साल मैंने निकाला है। उस समय मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे लगा कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। बच्चे उस समय प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना लाइफ को। तो मैंने बहुत धैर्य रखा। इतना जानने के बाद ही मैंने अपने आप को चुप रखा था। लेकिन उसके बाद उसका लगातार इलीगल डिमांड, पैसा, मारपीट, हिंसा, जब तब आप खुद उसके फेसबुक वॉल पे देख सकते हैं। और आप मेरे भी फेसबुक वॉल से उस समय से लेकर अब तक 4 साल में देख सकते हैं, मैंने कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक तरफा उन्होंने जंग छेड़ के रखा था सोशल मीडिया, फेसबुक में। लगातार जब इस तरह से प्रताड़ना जारी रहा तो मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब मुझे कोर्ट से डाइवोर्स के लिए जाना चाहिए। इसी बीच में किसी ने इसको बता दिया कि मेरे घर में घर बन रहा है, बहुत तरह का कुछ रमर फैला दिया। तो इन्होंने मुझे अचानक कहा कि मुझे 15 लाख इमीडिएट चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, तुम इतना पैसा कमा रहे हो। मैंने कहा कुछ ऐसा बात नहीं है, 15,000 में दे सकता हूँ, 15 लाख तो भूल जाओ। उसी के बीच में जनवरी में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा करती है, मारपीट की, आंख चली गई, कान चली गई, जो तमाशा हुआ। मीडिया भी मेरे खिलाफ पूरा बैश था। घर जो चली गई थी। हाँ, नहीं, उसके बाद घर गई थी। तो जब फिर वहां पे भी 498 का फिर से केस कर दी, फिर डीवीएट का केस कर दिया, 2 केस, और फिर इंस्टेंटली उन्होंने 2 केस कर दिया। तो 2 बार पहले भी कर चुकी थी। हाँ, वो केस कंप्रोमाइज जो खुद कर ली थी, जो चाहे तो उसका मैं कॉपी दे सकता हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे बिना शर्त मैं केस को वापस लेती हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब वो केस साक्षी कमी गया था। तो फिर 2 केस जनवरी 2022 में कर दी। उसके बाद जब उसमें भी मैंने उसमें बेल ले लिया, फिर उसके बाद जब देखी कि इसमें भी ठंडा नहीं हुआ, तो मेरे गांव में जाके 2 भाई पर रेप केस करके मेरी माँ पिताजी पर केस करके वो आ गई। उसके बाद जब देखी कि बेल ले लिया है, इसमें अब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर अभी कुछ दिन पहले मुझे अब देख सकते हैं कि मेरे ही हमको घायल करके जिसको मैंने वीडियो दिया है हाल फिलहाल, और उस वीडियो के लिए मैंने एफिडेविट भी करके दिया है कि इसमें किसी प्रकार की एडिट नहीं किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया।
विक्की 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 हम नहीं कहीं जा रहे, हम नहीं कहीं जा रहे। और कच देखो ना कहाँ दौड़ रहा, देखो कहाँ दौड़ रहा है। अरे रे रे, छोड़ दो, सुनो छोड़ दो। कहाँ दौड़ रहा है? तुम्हारे लिए दौड़ रहा है। पैंट के लिए दौड़ रहा है। पैंट 1 मिनट बना दे, 1 सेकंड में ही पीछे से। अभी तो नंगा पापा कर रहा है। देखो विक्की, रुको, पहन लो विक्की, पहन लो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा पहन लो। नहीं रुको, पैंट तो पहनना पड़ेगा विक्की। पहन लो रुको, बैठो बैठो पैंट पहनो। विक्की। रुको, पैंट पहनो। अच्छा हमको तुम पहनते 1 मिनट। तुम पैंट पहनो। जब तुमसे नहीं पहनेगा 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। कौन 24 घंटे? बच्चा। हाँ? हाँ? अच्छा हाँ? अच्छा तुम्हारा भी? अरे अच्छा मार के भागे हो। देखो नोच दियो तुम, देखो देखिए नोच के भागी है अभी। अभी देखिए नोच के भागी है, पूरा वीडियो बन रहा था। अब देखिए यही करके पूरा दुनिया में ये करती है। और देखो देखो हमने उसको कुछ किया है। बच्चे के साथ कपड़ा नहीं पहन रहा था वो, उससे पहनती नहीं है एक्चुअली, बच्चे से नफरत करता है। उसके बाद जब मैंने मांगा देखा, मैंने खुद देखा मैं ही कर रहा था। और वो अब क्या करेगी, अभी तो कुछ नहीं हुआ था, अभी दीवार वाल पटक के को मार करके देखिए मेरा अभी लहलहान करके भागी है, ताजा चोट। अब वो खुद दीवार में पटक के यहाँ मार के दुनिया को दिखाएगी कि हम मारे हैं। अब वो वही करेगी। कहाँ किधर भागी? देखो हमको क्या कर दी, देखो है ये भागी है। मैं देखता हूँ बच्चा को तो ये पहना ही नहीं। अरे किधर भागी है जी? है ओ बाहर निकल गई ना, वो बाहर भागी है जी। अच्छा हमें को मार के लहलहान करके देखो भागी, देख रहे हो ना। अच्छा ठीक है भागने दो, और भाग के हॉस्पिटल दिखाएगी। कहीं दीवार में देखना, बाहर में कहीं दीवार में तो नहीं ना पटका रही है, इसी को ध्यान रखना। देखना उसको, अरे माथा तो फोड़ के ले जाएगी, वो करेगी वो। यदि होता है तो मेरे 65 का। हाँ, तो मेरे पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरे फोन से बनाया गया है, किसी प्रकार की उसमें टेम्पर नहीं किया गया। उस वीडियो वो तो कह रही हैं कि एडिट किया है, तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने तो लिख करके दिया है ना, ये मेरे फोन से बनाया गया, इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और उसके बाद फोरेंसिक जांच में यदि कुछ ऐसी बात आती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और मैं लिखित ऑन पेपर भी बोल चुका हूँ। क्या था वो वाक्य जो वीडियो में दिख रहा है? एक्चुअली पिछले 15-20 दिन से वो काफी हिंसक है। पहले इतने दिनों 5 सालों की तुलना में अभी ज्यादा हिंसक हो गई है। चप्पल से फेंकना, मारना, गाली गलौज करना अति पार कर दिया। तो मैंने सीनियर एसपी महोदय को मैंने बोला कि ऐसा बात है। तो मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं, किसी से पता कर सकते हैं कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच में बाहर फील्ड में निकलता हूँ, ऑफिस में निकलता हूँ, और लगभग मैं 8 से 9 बजे के बीच में, ये आइडियल टाइम है, मैं घर जाता हूँ। तो बीच में कभी कभी दोपहर को बच्चे खाना खिलाने के लिए कभी कभी जाता हूँ। तो इस टाइम के बाद मैं रात को 9 बजे जाता हूँ, यूनिफॉर्म खोलता हूँ, खाना खा के फिर मैं सर्किट हाउस, जो गवर्नमेंट सर्किट हाउस है, गेस्ट हाउस है, वहां जाकर के मैं रात्रि विश्राम करता हूँ। क्योंकि रात भर सोने नहीं देती है। दिन भर काम के थकान के बावजूद भी रात भर दरवाजा ठोकना, पीटना, हल्ला करना, चिल्ला करना, मतलब 1 मिनट सोने नहीं देती है। तो उसी से के कारण मेरा पिछले 15 दिन से लगभग ऐसे ही शेड्यूल है। तो आप इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? घटना क्या हुई? हाँ, तो जब मैं सर्किट हाउस में मैं इस रोज रात को जाता था और वहां से फिर सुबह आता था, और सुबह फिर यूनिफॉर्म पहन के फिर नाश्ता करके बच्चा को खाना खिला के ड्यूटी चल जाता था। तो जब उस दिन मैं सुबह जा रहा था, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा होता था कि मुझे कुछ ना कुछ हिंसक घटना करेगी, या करते रहती थी। क्योंकि हर बार चप्पल फेंकना, गाली फेंकना, बेलन फेंक देना, कटोरी फेंक देना रोज करती थी। तो मेरे फोन जो था, कैमरा हमेशा जब आने के कारण में ऑन रहता था, और जब मैं नहाता धोता था, कुछ करता था, तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं सब कुछ करता था, ताकि कुछ अनहोनी ना कर दे वो। उस दिन भी उसी तरह से क्रम में मुझे सीढ़ी पे चढ़ रहा था। तो आप इस बात को मैं ऑन कैमरा बोलता हूं कि बच्चों को किसी भी स्थान पे रख दे, उसको भी रख दे, 1000 के बीच में, 2 के बीच में, 100 के बीच में, जहां आपको प्रयोग करना है। पूरा महिला संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जितने भी संगठन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संबंधित जो जितने भी संस्थाएं हो, किसी भी जगह इसको टेस्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। बच्चा उसको देखते ही भड़क जाता है उसके माँ को, उसके पास वो नहीं रहता है, मेरे पास ही रहता है। तो उस दिन जैसे ही हमको देखता है, पागल हो जाता है। बच्चा दौड़ के मेरे पास आया, जिसको वीडियो में आप देख सकते हैं। और यदि उस समय उसकी माँ उसको लेना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो पूरा चिल्लाता है, भागता है, डर जाता है, सहम जाता है। तो उसी कारण वो दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा था। तो उससे वो पैंट नहीं पहन रहा था। तो मैंने कहा कि ला मैं 1 से 10 सेकंड या कुछ, मैंने बोला कि मैं तुरंत पहना देता हूँ। तो उसी में बोलती है कि क्या 24 घंटा तुम देखते हो, और उसी में मुझे हमला करती है, मुंह पर कोशिश करता है। मुझे जब नहीं लगता है तो फिर मेरे हाथ को लहलहान कर देती है। लाइव वीडियो हुआ, उसके बाद वो लाइव वीडियो बनाकर खुद ड्रामा करती है। वीडियो में देख सकते हैं कि मुझे मार रहा है, बचाओ बचाओ।
और उसके बाद वो सीढ़ी से उतरने के बाद हाँ, हाँ। गेट के बाद उसके बाद वो बंगला के बाहर चली जाती है। हाँ बोल भी रहे हैं कि हाँ कि चली गई। उसके बाद जब बंगला के बाहर चली जाती है तो मैंने बंगला का 3 मैंने एक्सटेंशन है जहाँ पे उसका डोर है अलग अलग खुला हुआ, तीनों डोर को मैंने अंदर से बंद कर दिया और मैंने तब तक नहीं खोला जब तक रामगढ़ थाना की प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, लगभग 1 दर्जन सब इंस्पेक्टर और एक डीएसपी हेडक्वार्टर जो हमारे रामगढ़ के वो आए, तब मैंने दरवाजा खोला। तब फिर सारे कुछ जांच हुई, सब कुछ हुई, उनसे भी पूछताछ हुआ, उनसे 2 घंटे पूछताछ हुआ। उसके बाद जब मेरी से पूछताछ हो रही थी उसी बीच में उनकी जब डिमांड की गई कि वो कहाँ है तो पता चला ही नहीं है घर में, आवास में। उस समय हॉस्पिटल से किसी फोन आया कि सर आप क्यों आए, बोल आईसीयू, बोले आईसीयू की, तो डॉक्टर भी बोला कि आपको कुछ मैडम, लेकिन फिर भी वो मारा है, हर बार करता है, जनवरी में भी कर चुकी थी। और उसके बाद फिर ही वो एफआईआर कर देती है और वो धमकी देती है ऑफिसर को लाइव आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारे नाम ले लेके हम भी रही थी, इनके लिए जिम्मेदारी कर दिया कि वो ऑफिसर इंचार्ज का कहना है। तो घटना ये था और वो इसी तरह से आज भी, यदि आज के दिन में आप देखेंगे ड्रामा करते हुए एसपी ऑफिस में जाके कर रहे हैं। टेम्पो में लाइव आके बता रही हैं कि आप मोबाइल रख लिए, आप पर्स रख लिए, एटीएम रख लिए, कागज रख लिए। एक बात बताइए, जब मैंने उसको सुबह 3 वीडियो लाइव बनाई है कि मुझे बंद कर दिया है, तो आखिर ये सब चीज तो वो अपने बेडरूम में रखी होगी। जब वो लाइव खुद बोल रही है, 2 बार लाइव वीडियो आई है, तब ये कहीं पे भी चोरी और इस तरह की बात नहीं कर रही है। मान लेते हैं कि मैंने बंद कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं, बच्चा हो सकता है बंद किया हो, तो कोई बात वहां नहीं बंद कर देता। हाँ, बच्चा को मैं, आप चाहेंगे तो मेरे पास वीडियो मैं दे सकता हूँ। बच्चा कई बार उसको बंद कर देता है गुस्से से कि ताकि बाहर ना आए, पापा के सामने आए। तो मान लेते हैं चलिए कि मैंने ही बंद कर दिया सपोज, तो उन्होंने चोरी और इस तरह की बात नहीं की। जब मैं चला जाता हूँ तो की बात करते हैं। इसका मतलब कि एक बात बताइए कि डॉक्यूमेंट, पर्स, एटीएम और भी कुछ बातें उन्होंने बताई, वो एक साथ एक जगह रहता है या फिर वो क्या आपने उनके बाहर कहीं पार्क में रखी थी कि जिसको मैं लेके उठा के चला गया, तो उसी कमरे में होगा। हाँ। एक बात कि पिछले 5 साल से लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई के नीचे मैं अभी इस समय इतना निचले स्तर पर आ गया हूँ कि उसका मैं एटीएम और पर्स चोरी करूंगा। ये पिछले 5 साल में तो मैं कर ही सकता था। तो ये इनका केवल ड्रामा इसलिए है कि मैं जो भी केस किया वो उस केस में मुझे कुछ हार्ड एक्शन के लिए, अरेस्टिंग करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, हैवॉक क्रिएट करने के लिए ड्रामा कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में और भी करेगी, मतलब ये बढ़ता जाएगा। हाँ, उसकी बढ़ेगी। आपको यकीन नहीं होगा कि उसके पीछे, आपको चाहे तो सारे एफआईआर का मैं डिटेल देता हूँ। शादी से पहले कम से कम प्राथमिकी की मेरे पास कॉपी है। एक व्यक्ति का एक एफआईआर दिल्ली में है, एक एफआईआर इलाहाबाद में है, एक एफआईआर वाराणसी में है और 2 लखनऊ में है। एक लड़की के द्वारा इतने बड़े बड़े दूरी के बीच में शहर है, कहाँ लखनऊ, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ तमाम, कहाँ वाराणसी, इतने बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के सिटीज में अलग अलग जगह पे एक व्यक्ति एफआईआर लोगों पे, तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? और सब प्रतिष्ठित लोग हैं एसडीएम। हाँ, सब प्रतिष्ठित लोग हैं। कोई बड़े संसदी, बड़े प्रॉपर्टी ये का है जो खरबों का बड़ा मालिक, उसमें पार्टनरशिप डीड का केस करती है। उसका निर्णय मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप तो ये लगा है कि उन्होंने मेरे से बना लिया और वायरल करने के लिए किया। और 2 भी अधिकारी है, उन पर भी आरोप था कि जबरन संबंध बनाया और वीडियो बना लिया और नहीं किया। आरोप तो ही है, मेरे पास कॉपी है, आप उसको देख सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी से साथ कर रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर दूंगा तो मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। तो फिर एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इतनी दूरी के शहरों में केस करना, फिर मेरे खिलाफ आकर के 6 अभी तक केस किया मेरे परिवार के खिलाफ, तो ये कोई घटना तो नहीं हो सकती है पुलिस की भाषा में कहा जाए तो। बाकी पब्लिक ये सोच सकती है क्यों होता है, उनके साथ क्यों इतना आपको कहती है कि आप रांची लड़की के साथ रहते हैं, यहाँ हाउस में सोते हैं, घर पे नहीं सोते हैं, जहाँ बता रहे हैं कि आप सोते हैं वहाँ लड़की रहती है। देखिए, ये यदि बात है सर्किट हाउस गवर्नमेंट हाउस होता है, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे केयर टेकर होता है, सरकारी होता है। क्या ये संभव है कि कोई एक सरकारी अधिकारी उस सरकारी सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में इस तरह का दुस्साहस सोच सकता है या कर सकता है? ये कल्पना की केवल विषय हो सकती है हमारे लिए। पब्लिक यदि सोचता है तो आप इसको जांच करके देखिए कि कोई ऐसा हिम्मत दुस्साहस कर सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, जो मैं जाता हूं तो मेरे पास 2 बॉडीगार्ड और 1 ड्राइवर हमेशा रहता है। 1 मिनट के लिए कहीं अलग नहीं हो पाते हैं, चाहे कहीं भी जाए। और हम लोग जैसे एक व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है कि रांची में जाना, ये करना, जो जितने सस्ते में ये बोल देती है, ये कभी संभव है आपको लगता है?
आपको तो 4 साल से आरोप यही लग रहा है। और ये आरोप पिछले 4 साल से नहीं, जब से शादी हुई तब से लग रही है 5 साल में। तो क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको उनको लगता है कि उनके साथ मेरा इस तरह संबंध है? शुरुआत इन्होंने मेरी 2 भतीजी के साथ किया, मेरे 3 भाभी के साथ किया, मेरी कुछ चचेरी बहनों के साथ किया। इनको जिससे लगता है कि इसको बोलने से इसको थोड़ा शर्म लगेगा, डर लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उसके साथ ही वो संबंध बनाने का आरोप लगा देता है। यही इसका ड्रामा है, इनका और कुछ नहीं है। किसी तरह से हमको नीचा दिखाना, हमसे पैसा वसूल करना, हमको एक समाज में प्रतिष्ठा छवि को धूमिल करना, केवल इसका एक एजेंडा है। आप देखेंगे इसके सपोर्टर में, चाहे ट्विटर में या फिर और भी जगह पे आप यदि देखेंगे तो आप एक विशेष पार्टी के द्वारा देखेंगे, बड़े बड़े लीडर इसको बिना कुछ तथ्य को जाने मेरे खिलाफ लिखता है। और एक सरकार के खास करके विधायक, कम से कम 6 विधायक, 2 मंत्री और सीएम आपत्तिजनक बात लिखती है। कहीं ना कहीं ये किसी तरह से राजनीतिक विद्वेष से भी कहीं ना कहीं ये फीड किया जा रहा है, इसको उकसाया जा रहा है और मुझे इसको बर्बाद करने के लिए कहा जा रहा है। इतना आक्रामकता जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई उसके बाद से इसकी बढ़ी है। मतलब यहाँ दोबारा जब पोस्टिंग हुई, हाँ, परमानेंट जब हो गया, हाँ, मतलब कि यहाँ पब्लिक के लिए मैं खुल करके बोल करके एकदम इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं लोगों। तो उस पब्लिक सेवा से वंचित करने के लिए कुछ जो माफिया, कुछ जो गुंडा, कुछ जो चोर चंपट, जिसकी भू माफिया जो लगभग पूरी तरह से 100% बंद हो गया है यहाँ का, जितनी भी गलत कामें थी, खासकर जमीन माफिया के बारे में पता करेंगे तो एक भी आपको शिकायत शायद नहीं मिलेगी। तो कुछ उस तरह के सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर यहाँ से हमको हटाने के लिए बार बार सरकार को उलूल जुलूल ट्वीट करना, कमेंट करना, ये करते रहती है, अलग अलग एडिट वगैरह मैसेज करके ये करके डालते रहती है। स्क्रीनशॉट दिखाती हैं, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखाती हैं, ये सब। देखिए, अब जहां तक स्क्रीनशॉट की बात है, आप किसी भी स्क्रीनशॉट को बोलिए कि आपको उसमें क्या लिखना है, वो जो खुद स्क्रीनशॉट वायरल करती है उसी की जो लिखे हुए चीज को मैं विद इन 10 सेकंड में करके बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैं चुनौती देके कर सकता हूँ। ये केवल उसका प्रोपेगेंडा है। किसी में बोलती है कि मैं ये करूंगा तो तुम बच्चा को अपना देख लो, या शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगा, ये करूंगा, इस तरह अजीबोगरीब लिखती है। एक बात बताइए, इतने पढ़े लिखे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, यदि आपको जैसे शुरू में कहा आपने, लगता है आपको, क्या ऐसा लगता है कि कोई भी सामान्य इंसान जिसमें कुछ फंसने वाला या कुछ गलत करने वाला होगा उसको मैसेज में लिख करके बोलेगा? इस बात की संभावना है कि मैं आपको कल मर्डर कर दूंगा, कल हत्या कर दूंगा, ये तो ये कर लूंगा, इस तरह का कोई लिख के क्यों करेगा? यदि ये एडिटेड नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई नहीं कर सकता है। बाय द वे, यदि मैसेज किया भी गया होगा तो शुरुआती जब दोबारा कंप्रोमाइज हुआ था, मेरा 2 मोबाइल उसके पास रहता था, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कई बार मोबाइल को लेके घूमती थी, उस मेरे मोबाइल देखती थी, टीवी क्या यूट्यूब देखती थी, सब कुछ करती थी। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, मेरे फोन से डिलीट कर दिया हो, संभव हो, लेकिन ऐसा मैसेज उस मैसेज की परिस्थिति क्या है, किस मकसद से किया गया, ये भी मायने रखता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि माफी मांगा है आपने, तब पर केस नहीं हुआ, दोबारा माफ नहीं करेंगे। आपके घर जब गई थी, एफआईआर करने थाना गई थी, तो रो रो के बोल रही थी कि हम अब माफी भी मांगेगा तो माफी नहीं देंगे, कोर्ट में माफीनामा लिख के दिया है। देखिए, ये इतना फर्जीवाड़ा है, किसी कोर्ट में, किसी भी थाना पुलिस में माफ करने का पावर किसी के पास है क्या? ये केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा वाली बात जो बोलती है, वो एक्चुअली हम लोग के बीच में समझौता हुआ था कि वो बोली थी कि हम ये ABC नहीं करेंगे और तुम भी XYZ मत करना, जिसकी एग्रीमेंट की कॉपी कई वायरल है, उनके पास भी होगा, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तुम्हारे छवि धूमिल नहीं करेंगे, तुम्हारे माता पिता, घर परिवार के बारे में नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे मारपीट नहीं करेंगे, ये करेंगे, जो भी जो होता है। तो इस बेसिस पे एक समझौता होता है, कई बार तो हुआ था, और उसके बाद वो केस वापस नहीं हुआ, वो केस अभी भी स्टिल पेंडिंग है पुलिस के पास। वो कैसे माफ कर दिया? कौन होती माफ करना? अथॉरिटी है उसके, मतलब ये आपसी सहमति से हो गया, तुम ऐसे मत करना, वैसे नहीं, ऐसे मत करेंगे, ये अमन होता है। तो उन्होंने जुबानी कर, हाँ भाई, मार कर फिर माफ कर ले, उसका क्राइम थोड़े कम, रेप करके, मर्डर करके, फोन करके नॉन कंपाउंडेबल होता है। उसको कोई यदि घटना हो जाएगा इस तरह से नहीं हो सकता कि आप माफ कर देंगे, नहीं होता है। वो केवल सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए योग्य होता है। तो ये केवल उसके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। एक लगभग सारी बातें क्लियर है। पर्सनल ये सवाल, बीच में एक बच्चा है जो 2.5-3 साल का है, उसके भविष्य का क्या है? इस अवसाद में तो जैसे हम लोग वीडियो में देखते हैं उसकी परेशानियां, माँ के साथ उसका लगाव ठीक नहीं दिखता है, आपके साथ उसको ज्यादा लगाव है, लेकिन माँ जब नहीं जाने देती है। आज भी टेम्पो
के बेचारा बच्चे को घुमाया जा रहा है। बच्चे का भविष्य नहीं लगता है कि देखिए, जहां तक बच्चे की बात आपने कहा, ये बच्चा है 2 अक्टूबर को जन्म लिया था। उसमें नवरात्रि भी था और शास्त्री जयंती भी थे। बहुत होनहार बच्चा था। 8 महीने में मैंने वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब में, अभी भी 8 महीने में गांधी जयंती भी था। हाँ, चलना शुरू कर दिया 8 महीने में। मैंने नाम भी शायद गांधी, वीर बहादुर गांधी नाम उसका है। और उसके बाद वो लगभग 11-12 महीने में बोलना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल से बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। केवल मेरे सामने कुछ बोलता है, कभी भी खेलता होता है, चिल्लाता है, पूरा वो मेंटल ट्रॉमा में है। उस बच्चे को भी तत्काल उसको मदद की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी संगठन है, जितने महिला संगठन है, जो भी लगता है, वो आके एक बार एग्जामिन करे कि बच्चा किसके पास जाता है, किसके पास जाता है। हालांकि मैं ये कोर्ट के थ्रू से भी जाऊंगा, थोड़ा प्रोसेस होती है। वो बच्चा एकदम ट्रॉमा में है। उस बच्चे के लिए यदि आप एक शब्द कहें, वो कम्युनिकेट नहीं करती है, कुछ मतलब नहीं बच्चा को। वो उस बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काने में, मेरे छवि खराब करने में, मुझे नीचा करने के लिए, मुझे झुकाने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल कर रही है। एक हथियार के रूप में उस बच्चे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। 3 साल हो गया नहीं बोल रहा है। ये बहुत ही अप्रत्याशित बात है और इसके पीछे कारण यही है। आप जबकि पहली बात में शुरू किया था, मैंने यूट्यूब में, फेसबुक में भी डाला था, लेकिन आज बहुत जल्दी बोलना शुरू किया था। तो वो इस हिंसा के दौरान वो पूरी तरह से बच्चा मानसिक शौक में। ईश्वर में यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी इसकी समाधान हो जाए, क्योंकि एक पब्लिक और मीडिया इस तरह की बहुत शक्ति होती है पब्लिक में। यदि ऐसा होता है तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा भविष्य होगा। मैं इस बच्चे के लिए तमाम चीजें करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ देने के लिए तैयार हूँ, दोबारा शादी कहीं नहीं करने के लिए, टोटल चीज करने के लिए तैयार उस बच्चे की। लेकिन इस बच्चे का भविष्य सुधर, लेकिन इसमें केवल एक शर्त है कि इस महिला के साथ नहीं, क्योंकि 5 साल से मैं झेल रहा हूँ और इस बच्चे के 3 साल होने वाला है। बच्चे जब जन्म लिया है तब से इसके साथ हिंसा जारी है। तो इसके साथ रहने का मतलब है कि हम दोनों का क्या होगा नहीं पता, लेकिन सबसे पहले जो पीछेगा बच्चा पीछे, और आज पीस भी रहा है। इसीलिए इसमें किसी कीमत पर कोई ना कोई निर्णय होनी चाहिए, और इस बच्चे के खास के लिए, और इस बच्चे के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। और उसी के लिए मैंने समझौता भी किया था लास्ट केस में अपने फेस। हाँ, लेकिन इस बच्चे के लिए मैं उसके साथ रहूं, ये अब लगभग नामुमकिन है, असंभव है। मुझे अब इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना नौकरी जान की, ना कोई जान की। अब इसके साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। बहुत ही हिंसक है और सारी हदें पार दी है और लगभग असंभव है। ये आपस में कभी बातचीत कब बंद था? आखिरी बातचीत का कुछ मुझे लगता है कि जब से शादी हुई तब से कोई बात ही नहीं हुई ठीक से कभी। एक पति पत्नी का जो एक रिलेशनशिप होता है, कभी साथ खाना, कभी कुछ घूमना, कभी अच्छी बातें करना, मेरे घर गना। 5 साल में 2 बार मेरे घर, और मेरे के में कोई नहीं आया है। केवल एक बार मेरे माँ पिताजी मेरे बंगला में आया है, तो उसमें उन पर बोल दिया कि बच्चे को जहर खिलाने के लिए मारने का प्रयास किया, और उसको भी लिखित आवेदन एसपी को दे दिया। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए इन्होंने कभी वो प्रयास नहीं किया। मैंने 5 साल प्रयास किया, लेकिन इन्होंने सारे प्रयास को तोड़ दिया है, और कभी भी इनके साथ रिश्ता सामान्य नहीं रहा है, और उसका वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।